बहुत ही पुरानी बात है एक युवती नूर इनायत खान की, जो कि मैसूर के महान शासक टीपू सुल्तान के राजवंश की राजकुमारी थी। बेहद खूबसूरत और मासूमियत से भरा चेहरा, आंखों की गहराई, वीणा पर थिरकती उंगलियां और रूह तक सीधे पहुंचने वाले सूफियाना कलाम के सुरीले बोल, ये सब नूर इनायत खान के व्यक्तित्व का कभी हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन नाजियों की तानाशाही नीति और द्वितीय विश्वयुद्ध के शुरू होने की घटना ने इस प्रिंसेस को अंदर तक झकझोर दिया था। यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई और वह विश्व की एक जानबाज जासूस बन गई। सबसे हैरत की बात है कि वह ब्रिटेन की साम्राज्यवाद की नीति की विरोधी होने के बावजूद भी उनके लिए लड़ी। राजकुमारी हजरत नूर उन्निसा इनायत खान ने द्वितीय विश्वयुद्ध में तानाशाह हिटलर की सेना के खिलाफ बड़े मिशन पर काम करते हुए गोली खाकर जान दे दी। प्रारंभिक जीवन। नूर इनायत का जन्म 1 जनवरी 1914 को मॉस्को में हुआ था। उनका पूरा नाम नूर उन्निसा इनायत खान है। वे 4 भाई बहन थे। वे अपने चारों भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनके पिता भारतीय और मां अमेरिकी थीं। उनके पिता हजरत इनायत खान 18वीं सदी में मैसूर राज्य के टीपू सुल्तान के पड़पोते थे, जिन्होंने भारत के सूफीवाद को पश्चिमी देशों तक पहुंचाया था। वे एक धार्मिक शिक्षक थे, जो परिवार के साथ पहले लंदन और फिर पेरिस में बस गए थे। पूरा परिवार पश्चिमी देशों में ही रहने लगा। वही संगीत की रुचि नूर के भीतर भी जागी और वे बच्चों के लिए जातक कथाओं पर आधारित कहानियां लिखने लगी। उन्हें वीणा बजाने का शौक जुनून की हद तक था। नूर इनायत खान परिवार के साथ प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद उनका परिवार मॉस्को, रूस से लंदन आ गया था, जहां नूर का बचपन बिता। 1920 में वे फ्रांस चली गई, जहां वे पेरिस के निकट सुरेस्नेस के एक घर में अपने परिवार के साथ रहने लगी। यह घर उन्हें सूफी आंदोलन के एक अनुयायी के द्वारा उपहार में मिला था। 1927 में पिता की मृत्यु के बाद उनके ऊपर मां और छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी आ गई। स्वभाव से शांत, शर्मीली और संवेदनशील नूर संगीत को जीविका के रूप में इस्तेमाल करने लगी और पियानो की धुन पर संगीत का प्रसार करने लगी। कविता और बच्चों की कहानियां लिखकर अपने करियर को संवारने लगी। साथ ही फ्रेंच रेडियो में नियमित योगदान भी देने लगी। 1939 में बौद्धों की जातक कथाओं से प्रभावित होकर उन्होंने एक पुस्तक 20 जातक कथाएं नाम से लंदन से प्रकाशित की। द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के बाद फ्रांस और जर्मन की लड़ाई के दौरान वे 20 जून 1940 को अपने परिवार के साथ समुद्री मार्ग से ब्रिटेन के फालमाउथ, कॉर्नवाल लौट आईं। पहले वायुसेना और बाद में खुफिया विभाग में भर्ती। अपने पिता के शांतिवादी शिक्षाओं से प्रभावित नूर को नजियों के अत्याचार से गहरा सदमा लगा। जब फ्रांस पर नाजी जर्मनी ने हमला किया तो उनके दिमाग में उसके खिलाफ वैचारिक उबाल आ गया। उन्होंने अपने भाई विलायत के साथ मिलकर नाजी अत्याचार को कुचलने का निर्णय लिया। 19 नवंबर 1940 को वे वायुसेना में द्वितीय श्रेणी एयरक्राफ्ट अधिकारी के रूप में शामिल हुईं, जहां उन्हें वायरलेस ऑपरेटर के रूप में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया। जून 1941 में उन्होंने आरएएफ बॉम्बर कमान के बॉम्बर प्रशिक्षण विद्यालय में आयोग के समक्ष सशस्त्र बल अधिकारी के लिए आवेदन किया, जहां उन्हें सहायक अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नति प्राप्त हुई। बाद में नूर को स्पेशल ऑपरेशंस कार्यकारी के रूप में फ्रांस की सेक्शन में जुड़ने हेतु भर्ती किया गया और फरवरी 1943 में उन्हें वायुसेना मंत्रालय में तैनात किया गया। उनके वरिष्ठों में गुप्त युद्ध के लिए उनकी उपयुक्तता पर मिश्रित राय बनी और यह महसूस किया गया कि अभी उनका प्रशिक्षण अधूरा है, किंतु फ्रेंच की अच्छी जानकारी और बोलने की क्षमता ने स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप का ध्यान उन्होंने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। फलत उन्हें वायरलेस ऑपरेशन युग में अनुभवी एजेंटों की श्रेणी में एक वांछनीय उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तुत किया गया। फिर वह बतौर जासूस काम करने के लिए तैयार की गई और 16-17 जून 1943 में उन्हें जासूसी के लिए रेडियो ऑपरेटर बनाकर फ्रांस भेज दिया गया। उनका कोड नाम मैडलिन रखा गया। वे भेष बदलकर अलग अलग जगह से संदेश भेजती रहीं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नूर विंस्टन चर्चिल के विश्वसनीय लोगों में से एक थीं।
उन्हें सीक्रेट एजेंट बनाकर नाजियों के कब्जे वाले फ्रांस में भेजा गया था।